सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 1 रासायनिक प्रक्रिया के बारे में अभ्यास करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे भारत के राष्ट्रपति जैसे पद पर भी नियुक्त हो चुके हैं और जिन्हें पूरी दुनिया मिसाइल मैन की तरह जानती है, उन्होंने एक वाक्य कहा है, एंड इज़ नॉट द एंड, इन फैक्ट एंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज। अर्थात अंत कभी अंत नहीं होता और प्रयत्न कभी मरते नहीं हैं। हमें कोई भी काम में असफलता मिले तो हमें उस काम में वापस प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि असफलता में ही सफलता नामक शब्द का रहस्य छिपा हुआ है। आइए प्रार्थना करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस वीडियो में हम निम्नलिखित टॉपिकों के बारे में अभ्यास करेंगे। रासायनिक प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, अभिकर्मक और उत्पाद, असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण का संतुलन क्यों जरूरी है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद का निर्माण किस प्रकार होता है। सर्वप्रथम रासायनिक अभिक्रिया ऐसी प्रक्रियाएं जिसके अंदर पदार्थ की रासायनिक संरचना में कोई ना कोई प्रकार का परिवर्तन होता है। पदार्थ की रासायनिक संरचना में कोई भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम रासायनिक प्रक्रिया कह सकते हैं। कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कि श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया। हम जो श्वास लेते हैं, उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। फिर खुराक का पाचन, क्योंकि जब हम खुराक लेते हैं तो उसका पाचन होता है, तब शक्ति मुक्त होती है। गर्मी की ऋतु में यदि हम कमरे के तापमान पर दूध को रखते हैं तो कुछ समय बाद दूध खट्टा हो जाता है, जिसको भी हम रासायनिक प्रक्रिया के रूप में जान सकते हैं। खुराक बनने की क्रिया, लोहे की वस्तु पर जंग लगना। यदि लोहे को हवा में खुला छोड़ देते हैं तो लोहे की सतह हवा के ऑक्सीजन या नमी के साथ रासायनिक प्रक्रिया करती है और उस पर जंग लगता है, जो बादामी कलर का ऊपर एक परत लग जाती है। तो ये सभी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। इनके अलावा मैग्नीशियम की पट्टी का हवा में दहन करना, ये भी एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया ही है। रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कौन कौन से प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो तापमान में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि हम कोयले को दहन करवाते हैं तब गर्मी उत्पन्न होती है। कली चूना, उसमें हम पानी डालते हैं तब भी भाप उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार तापमान बढ़ भी सकता है। और यदि हम
गर्मी उत्पन्न करने की बात करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात जिस प्रक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है उस प्रक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। कई बार पदार्थ के तापमान में घटोत्तरी भी होती है तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम ऊष्माशोषी प्रक्रिया कहते हैं। फिर पदार्थ की भौतिक अवस्था। कभी कभार रासायनिक प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है, अर्थात ठोस में से द्रव पदार्थ बन सकता है या द्रव में से गैस पदार्थ भी बन सकता है या गैस में से द्रव अथवा द्रव में से ठोस पदार्थ भी बन सकता है। फिर पदार्थ के रंग में परिवर्तन। रासायनिक प्रक्रिया के दौरान पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच प्रक्रिया होती है। लेड नाइट्रेट के पाउडर का रंग सफ़ेद होता है और पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन का रंग होता ही नहीं है, अर्थात वो विलयन रंग विहीन है। प्रक्रिया होने के बाद हमें लेड आयोडाइड मिलता है जिसका रंग पीला हो जाता है। तो इस प्रकार प्रक्रिया के दौरान पदार्थ में रंग परिवर्तन भी होता है। कुछ गैसें उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि जिंक धातु और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तब हाइड्रोजन नामक गैस उत्पन्न होती है। फिर अभिकर्मक और उत्पाद किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन पदार्थों को हम अभिकर्मक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं? जो पदार्थ रासायनिक प्रक्रिया के अंत में उत्पन्न होते हैं उन्हें हम उत्पाद कह सकते हैं। कोई भी रासायनिक समीकरण, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया को हम दर्शा सकते हैं समीकरण के माध्यम से, जिसमें बाईं ओर हम अभिकर्मक लिखते हैं, बीच में हम तीर लिखते हैं और दाईं ओर हम उत्पाद लिखते हैं। यदि हमारी अभिकर्मक एक से ज़्यादा होती है तो हम उसे प्लस के द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार रासायनिक प्रक्रिया के अंत में हमें एक से अधिक पदार्थ मिलते हो तो उन्हें भी हम प्लस के माध्यम से अलग कर सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है AB प्लस CD, CB प्लस AD। यहाँ पर AB और CD दो पदार्थ है जो अभिकर्मक है। CB और AD ये दो पदार्थ है जो प्रक्रिया के अंत में उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम उत्पाद कह सकते हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा अभिकर्मक है, इसीलिए प्लस के माध्यम से हम अलग कर सकते हैं। एक से ज़्यादा उत्पाद है तो उसे भी प्लस के माध्यम से हम अलग कर सकते हैं। अभिक्रिया की जो दिशा होती है वो उत्पाद की ओर होती है, इसीलिए रासायनिक समीकरण में जो तीर का जो अगला भाग है वो उत्पाद की तरह रखा जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जिस रासायनिक समीकरण में अभिकर्मक में रहे हुए प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या और उत्पाद में रहे हुए प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, वैसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और परमाणु की संख्या समान न होने से अभिकर्मक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान समान होता नहीं है। इस प्रकार के समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। इसे कंकाल समीकरण भी कह सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जिस रासायनिक समीकरण में अभिकर्मक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, अर्थात अभिकर्मक में जो कोई भी तत्व होगा उनके परमाणु की संख्या और उत्पाद में जो कोई भी तत्व होंगे उनके परमाणु की संख्या समान हो, तो उस प्रकार के समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा हम रासायनिक प्रक्रिया में उत्पाद की कितनी मात्रा मिलती है, अभिकर्मक और उत्पाद की मोल संख्या कितनी है,
कितनी मात्रा में अभिकर्मक का उपयोग हुआ है और अभिकर्मक और उत्पाद की भौतिक स्थिति, ऐसी 4 वस्तुएं हम संतुलित रासायनिक समीकरण के माध्यम से जान सकते हैं। नंबर 1, उत्पाद की कितनी मात्रा मिलती है, अभिकर्मक और उत्पाद की मोल संख्या, अभिकर्मक की कितनी मात्रा में उपयोग हुआ है और अभिकर्मक और उत्पाद की भौतिक स्थिति भी हम जान सकते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकर्मक और उत्पाद, ये दोनों में तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है और द्रव्यमान संचय का नियम ये कहता है कि कोई भी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान द्रव्य का सर्जन भी नहीं होता है और द्रव्य का विनाश भी नहीं होता है। कोई भी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान द्रव्य का सर्जन भी नहीं होता है और द्रव्य का विनाश भी नहीं होता है। यदि अभिकर्मक और उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या समान होगी तब भी यह नियम शक्य हो पाएगा, नहीं तो यह नियम सही नहीं होगा। परंतु नियम यह कहता है कि प्रक्रिया कोई भी हो उसमें न तो द्रव्य का सर्जन होता है न तो द्रव्य का विनाश होता है। इसीलिए यदि हमारे अभिकर्मकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान आ जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों साइड अभिकर्मक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान समान है। इसीलिए हमें समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। रासायनिक प्रक्रिया के दौरान उत्पाद का निर्माण कैसे होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकर्मकों के तत्वों के परमाणु के बीच आबंध टूटते हैं और उन्हीं परमाणुओं के बीच नए आबंध बनते हैं और कुछ नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम उत्पाद कहते हैं। मतलब अर्थात अभिकर्मक में जो भी तत्व होंगे उनके परमाणु के आबंध टूटेंगे, अलग अलग परमाणुओं के बीच नए आबंध बनेंगे और उत्पाद का निर्माण होगा। थैंक यू। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको कोई भी प्रश्न हो तो इस वीडियो के पहले पेज पर शुरुआत में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पर संपर्क करिए। वंस अगेन थैंक यू।